हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, नमस्ते। ये है अपनी हिंदी कंपलसरी की जो क्लास है जिसका आज अपन 20वां भाग है और इसमें अपन चैप्टर पढ़ेंगे पांचवें चैप्टर में हम कम्प्लीटली शमशेर बहादुर सिंह के बारे में जानेंगे, उनकी कविताओं के बारे में जानेंगे, कविता का सारांश हम जानेंगे। इस पाठ के सभी प्रकार के प्रश्न करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के भी करेंगे और बड़े प्रश्न भी करेंगे। तो आओ सबसे पहले देखो कि जो कविता का सारांश है वो समरी हम देख लेते हैं ताकि आपको दोबारा पढ़नी नहीं पड़े, अलग से आपको इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े और कंप्लीटली आपको समझ में आ जाएगी। तो कविता का सारांश ये है कि इस कविता के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह और शमशेर बहादुर सिंह से प्रश्न बन सकता है बच्चों, क्या बनेगा कि ये जो कवि हैं ये किस काल के कवि माने जाते हैं, शमशेर बहादुर सिंह ने कविता में क्या नए प्रयोग किए हैं और इन कविता से रिलेटेड कुछ चीजें भी पूछी जा सकती हैं। तो शमशेर बहादुर सिंह जो हैं, शमशेर बहादुर सिंह इनकी कविता ऊषा में कवि ने सूर्योदय से पहले के प्रातःकालीन समय के प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर शब्दों में चित्रण किया है। तो पहला प्रश्न तो यहीं पर बन सकता है कि उषा कविता में किस समय का वर्णन हुआ है, किस समय की प्राकृतिक घटनाओं का वर्णन किया है। तो सूर्योदय से पहले ध्यान रखना, सूर्योदय के समय नहीं करेंगे आप। ऐसा नहीं है कि भाई सूर्योदय के समय यानी जब सूर्योदय हो रहा था, जब सुबह का समय था उस समय नहीं, उससे भी पहले का समय था। तो कवि ने सूर्योदय से पहले आसमान में पल पल हो रहे परिवर्तन को सुंदर शब्दों के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है, सुंदर बिंबों के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। फिर क्या है कि कवि ने इस कविता में बिंबों का प्रयोग किया है। ध्यान रखना, बिंब जो कि हमने पहले भी हम कविताओं में पढ़ते आए हैं, हमने पतंग कविता में भी पढ़ा था। तो यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है कि बिंबों के माध्यम से कवि ने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अनोखा प्रयास किया है। बिंब क्या होता है कि कोई भी ऐसा शब्द चित्र, किसी भी घटना, किसी की चीज का ऐसा शब्द चित्र जो हमें आसानी से हम उसे ग्रहण कर सके इंद्रियों के माध्यम से, है ना। जैसे मान लीजिए कोई देखने की चीज है तो वो हम आंखों के जरिए उसे ग्रहण करते हैं। जैसे कोई चित्र हमारे सामने प्रस्तुत हो गया तो हम याद करेंगे, हाँ। कोई सुनने की चीज है तो हम उसे कानों से ग्रहण करते हैं और कोई अगर स्पर्श करने की चीज है तो हम हाथों से उसे ग्रहण करते हैं। तो ये हमारी इंद्रियां है। तो इंद्रियों के माध्यम से जैसे हमें चीजों का आभास होता है और उस का वर्णन जब शब्दों में किया जाता है तो वो बिंब कहलाता है। तो यहाँ पर कवि ने सुबह के परिघटना का वर्णन किया है, पल पल हो रहे आसमान में हो रहे परिवर्तन का वर्णन किया है और अलग अलग उदाहरण दिए हैं, है ना। जैसे सील के समान बताया है, बच्चे की स्लेट को जैसे किसी ने मान लो रंग दिया हो वो बताया है। तो ऐसे उन्होंने नए नए उदाहरण भी दिए हैं। तो दो चीजें ध्यान रखनी दोनों में। आगे क्या कहा है कवि ने कि कविता की शुरुआत में कवि कहता है कि सूर्योदय से पहले का आकाश गहरा नीला दिखाई देता है। तो अब आसमान का की तुलना किससे की है, तो नीलेपन से की है, गहरा नीला, है ना। जैसे किसके समान, जो कि शंख के समान है, जो गहरे एक जो नीले शंख के समान आसमान को बताया गया है। अलग अलग कवियों ने आसमान की तुलना अलग अलग चीजों से की है। हमने देखो पतंग कविता पढ़ी थी तो उसमें खरगोश की आंखों के समान उसे बताया था। यहाँ पर उषा कविता में उसे नीले शंख के समान बताया है। तो ये कविता के आधार पर प्रश्न बनेगा कि उषा कविता में कवि शमशेर बहादुर सिंह ने आसमान को कैसा बताया है। तो आपको लिखना है कि भाई उसे शंख के समान नीला बताया है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ पंक्तियां और देखिए। यहां पर देखो क्या कहा है कि जैसे जैसे सूर्योदय होने लगता है आकाश में हल्की लालिमा फैल जाती है। ठीक है, जैसे जैसे सूर्योदय का समय आता है वैसे वैसे परिवर्तन हो रहा है, लालिमा आ जाती है और उस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है जैसे काली सील को लाल केसर से धो दिया हो किसी ने। तो अब पूरे आसमान में जो अभी अंधेरा था और उस अंधेरे में हल्का हल्का की लालिमा छाने लगी है। तो ऐसा लगा जैसे किसी ने केसर से धो दिया हो, तो केसर का लालपन जो है, कुछ केसर की जो लालिमा है वो उस पर चिपक गई हो। तो यहाँ पे कवि अलग अलग चीजों का एक शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है।
फिर और क्या होता है कि जैसे जैसे और समय बीतता है वैसे वैसे कवि एक और उदाहरण देता है कि एक और उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि सुबह के समय आकाश ऐसा लगता है मानो किसी बच्चे की काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया की मिट्टी जो होती है वो मल दी हो। तो एक बार तो केसर से तुलना करी, फिर थोड़ी देर हुई ऐसा लगा जैसे जो ब्लैक कलर की स्लेट होती है जहां पे बच्चा लिखता है उसको लाल कलर का जो खड़िया आता है ना उससे जैसे किसी ने मल दिया हो, मतलब उसमें पूरी लालिमा छा गई थी। और आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब क्या होता है कि सूर्योदय हो जाता है, धीरे धीरे सूर्य ऊपर आ जाता है, मतलब सूर्योदय हो जाता है। तो सूर्योदय के बाद आकाश में लालिमा और अधिक प्रबल हो जाती है और उस समय आकाश ऐसा लगता है जैसे कोई सुंदर स्त्री नीले जल से बाहर आ रही हो, मतलब जैसे झिलमिलाता हुआ नीला जल है और उसमें कोई गोरी देह जैसे झिलमिलाती हो। तो ऐसा लग रहा है क्योंकि अब आसमान की तुलना जल से, मतलब एक उस पानी के भरे हुए जलाशय से करी है। आकाश अब ऐसा लगने लगा है कि जैसे वहां से हिलती हुई कोई जो है वो गोरी देह या कोई युवती जो है वो बाहर आ रही है। आगे क्या लिखा है कि सूर्योदय के साथ ही, अब जैसे ही सूर्योदय हुआ प्रकृति में एक नई चेतना का संचार हो जाता है, हर चीज जागृत हो जाती है, पूरा एकदम परिवर्तन हो जाता है। पक्षी चहचहाने लगते हैं, फूल खिलने लगते हैं, पशु पक्षी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। कविता के अंत में कवि कहता है कि सूर्योदय के साथ ही एक नए दिन की शुरुआत होती है। लंबी कविता है, उसको अंत में कवि ये कहता है। और फिर ये जो अभी जो जो ये सारी चीजें चल रही थी ना, जैसे ही सूर्योदय होता है उसी के साथ ये जादू टूट जाता है, मतलब ये जो दृश्य भी बन रहे थे अलग अलग वो सारे समाप्त हो जाते हैं क्योंकि अब अंधेरा पूरी तरह से छिट चुका होता है और बिल्कुल रोशनी हो जाती है। यदि यह दिन भविष्य की उजास का संदेश लेकर आता है। कविता की विशेषता है, अब देखो कुछ विशेषता है कविता की जो हम देख लेते हैं। क्या है कि कविता में प्रकृति के सौंदर्य का सुंदर चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। अब यहाँ पे कवि ने बिंबों का प्रयोग करके प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का प्रयास किया है, राइट, अलग अलग बिंबों का प्रयोग किया है। और कविता में भावों की प्रबलता है। फिर कविता की शिक्षा, ये संदेश क्या देती है कविता, हमें प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेना चाहिए और हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। कविता का महत्व क्या है, कविता हिंदी साहित्य में एक कालजयी रचना होती है। हमने पहले भी कविता के बहाने पढ़ा था ना, कविता युगों युगों तक उड़ान भरती रहती है और यह कविता प्रकृति के सौंदर्य और उसके महत्व को बताती है। तो ये तो था, हमने इनकी कविता के बारे में जाना बच्चों, उषा कविता शमशेर बहादुर सिंह की। और अब यहाँ से शुरू करते हैं हम प्रश्न। पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के करेंगे, उसके बाद में लघुत्रात्मक करेंगे और उसके बाद में हम करेंगे कवि का व्यक्तित्व एवं कृतित्व। तो फटाफट से आंसर देते जाइएगा आप। पहला प्रश्न है कि शमशेर बहादुर सिंह किस युग के कवि माने जाते हैं, छायावादी हैं, रहस्यवादी हैं, प्रगतिवादी हैं या प्रयोगवादी हैं। तो बच्चों शमशेर बहादुर सिंह जो है कि छायावादी भी नहीं है, रहस्यवादी भी नहीं है, प्रगतिवादी भी नहीं है और प्रयोगवादी है। ये अपनी कविताओं में नए नए प्रयोग करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे ना कवि के बारे में, जो व्यक्तित्व और उनका कृतित्व, वहां पे और क्लियर हो जाएगा आपका ये। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रयोगवादी कविता शिल्प संबंधी क्या उपकरण प्रयोग लेकर आई थी, मतलब क्या नया प्रयोग किया था इन्होंने कविता को सजाने के लिए, और क्या नई चीजें इन्होंने करी थी प्रयोगवादी कविता की अगर बात करें तो, क्योंकि ये प्रयोगवादी कवि माने जाते हैं। नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमान या उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल आप सही जवाब दे सकते हैं बच्चों, राइट आंसर सारे हैं, क्योंकि इन्होंने बिंबों का प्रयोग किया है, नए नए प्रतीकों का प्रयोग किया है और नए नए उपमान भी इन्होंने गढ़े हैं, जैसे काली सिल और लाल केसर से धोदी हो, है ना, खड़िया, काली स्लेट को काली स्लेट, लाल खड़िया और सिल के समान आसमान को बताया है। तो इस नए नए शब्दों का प्रयोग किया है। आगे क्या है कि उषा कवितांश में कवि ने किस समय का वर्णन किया है। तो बच्चों अभी मैंने बताया था आपको कि इसमें सूर्योदय से पूर्व का वर्णन किया है, ठीक है, सूर्योदय पश्चात नहीं, सूर्यास्त नहीं और सूर्योदय पूर्व रात्रि भी नहीं, सूर्योदय से पूर्व का वर्णन किया है। सूर्योदय से पूर्व की आसमान का, आकाश का वर्णन किया है, प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है,
अभी अभी जैसे मान लो किसी ने लीपा हो, जो चौका होता है वो, तो आसमान में ऐसा दिखाई दे रहा था। पंक्ति में अभी गीला पड़ा है, क्या क्या कारण है, क्यों उसे गीला बताया गया है? घर का आंगन सूखा नहीं है, आसमान की आर्द्रता के कारण अभी सूर्योदय हुआ नहीं है, या आसमान से वर्षा हो रही है? तो भाई न तो वर्षा हो रही है, सूर्योदय तो अभी नहीं हुआ था, ये बात तो ठीक है। घर का आंगन सूखा नहीं था, घर की बात भी नहीं है। लेकिन ऑप्शन बी है कि आसमान में जो आर्द्रता थी, उस आर्द्रता पानी की उपस्थिति, तो उस आर्द्रता की वजह से ऐसा लगा जैसे मान लो अभी गीला है, अभी अभी किसी ने चौका दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोर झिलमिल देह किसे कहा गया है? कवि ने कहा है ना कि सूर्योदय होने से पहले ऐसा आभास हुआ जैसे मान लो किसी तालाब में, तालाब के बिल्कुल नीले जल से कोई ऐसे जैसे गोरी देह झिलमिलाती हुई दिखाई दे रही है। तो क्यों कहा है इसे? सूर्य की किरणों को कहा है, प्रातःकालीन उषा को कहा है, दोनों को कहा है, या फिर उषा की किरणों को कहा है? तो बच्चों राइट आंसर रहेगा कि प्रातःकालीन जो सूर्य की किरणें हैं, जैसे ही उस किरणें उस पानी पे पड़ती है, आप आभास करिए, आप खुद आभास करिए, पानी ऐसे झिलमिलाता है और वो जो किरणें जब गिरती है ना, तो ऐसे जैसे मान लो कोई इसमें हिल रहा है, कोई आकृति, कोई स्नान कर रहा है। तो ये प्रातःकालीन उषा को भी कहा है और साथ ही साथ सूर्य की किरणों को भी कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है छठा, कि स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने? उस स्लेट पर क्या कर दिया है? जैसे मान लो किसी ने लाल खड़िया मल दी हो, क्योंकि जब सूर्योदय होता है उससे पहले उससे थोड़ा सा पहले जो लालिमा छाती है उस प्रकाश की किरणों की वजह से। तो इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? उपमा है, रूपक है, मानवीकरण है, या उत्प्रेक्षा है? तो बच्चों यहाँ पे देखो कि मानवीकरण नहीं है, उपमा अलंकार नहीं है और रूपक भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रूप का मतलब क्या होता है? किसी दूसरे का ही रूप दे देना। पर यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है कि जब उपमान को उपमान पर उपमेय का आरोपण कर दिया जाए, है ना। उपमान और उपमेय होते हैं ना, दो चीजें। उपमेय होता है कि जिसकी तुलना की जानी है, और उपमान होता है जिससे की जानी है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं कि उपमेय को उपमान पर थोप दिया जाता है, तो वहां पे जो है वो होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। अलंकार वाले टॉपिक में हम इसे और क्लियर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्लेट की कालिमा पर चाक से रंग कौन मलता है? स्लेट की कालिमा पर अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ, काले बोर्ड पर शिक्षकों के द्वारा, सूर्य द्वारा समुद्र पर, या सूर्य द्वारा काले पहाड़ों पर? तो सूर्य के द्वारा, सूर्य अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ मान लो किसी ने जैसे उस पर मल दी गई हो। नेक्स्ट प्रश्न है कि जादू सा टूटता है अब। कब टूटता है जादू? जब सूर्योदय हो रहा है। तो जब सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय, रात्रि के समय, सूर्योदय के समय भाई टूटता है। तो राइट आंसर है सूर्योदय के समय। ऐसा क्योंकि वो जो दृश्य दिखाई दे रहा था, कभी अलग अलग कल्पना कर रहा था, वो सारा दृश्य सूर्योदय होते ही समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्योदय के साथ साथ गांव की सुबह का एक जीवंत परिवेश की कल्पना की गई है। कैसे की गई है? वहां सिल है, राख से लिपा हुआ चौका है, स्लेट पर चाक मलते अदृश्य बच्चों के हाथ हैं, और उपयुक्त सभी। तो भाई इन सारी चीजों का वर्णन हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक ग्रामीण जीवन तो पूरा का पूरा जो है वो इसमें चित्रित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों अगला 10वां प्रश्न है कि गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, हिलना किसका प्रतीक है? ऐसा क्यों आभास हुआ कि वहां पे हिल रहा है? तो किरण नृत्य कर रही है, उषा चहक रही है, बिजली चमक रही है, या आसमान हिल रहा है? तो भाई आसमान तो नहीं हिलेगा, लेकिन किरण जो है, सूर्य की जो किरणें हैं जब पानी पे गिरती हैं और ऐसे हिलती हैं झिलमिलाती हुई, तो ऐसा आभास होता है जैसे मान लो कोई गोरी देह उसमें जो है वो झिलमिलाती हुई दिखाई दे रही है। तो अब देखो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि शमशेर बहादुर सिंह का व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालिए। एक कवि परिचय आएगा और उस कवि परिचय को हम व्यक्तित्व और कृतित्व, ऐसे प्रश्न बनेगा आपका, तो लिखना पड़ेगा। तो देखो हम क्या लिखेंगे, शमशेर बहादुर सिंह आधुनिक हिंदी कविता के प्रगतिशील कवि माने जाते हैं, प्रयोगवादी कवि माने जाते हैं। ये आधुनिक काल में आता है। इनका जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून में हुआ था। एक एक पंक्ति याद कर लीजिए, हमने पंक्तियों में एक एक पॉइंट वाइज ऐसे लिखा है। तो मैंने आपको देखो कॉपी, अभी मैं एक हिंदी कंपलसरी की अभी एक कॉपी दिखाऊंगा, थोड़ी देर बाद में एक क्लास आएगी इसकी। उस कॉपी को देखना, उस बच्चे की कॉपी को, उस बच्चे का सिर्फ आधा नंबर एक जगह कटा है, उसने एक सवाल को गलत कर दिया था, छोटा वाला सवाल आधे नंबर का। बाकी पूरे में से पूरे मिले, 2 में से 2 नंबर, 2 में से 2 नंबर, 3 में से 3 नंबर, 4 में से 4 नंबर, 6 में से 6 नंबर, कहीं पर भी नहीं कटा है। उसकी लेखन शैली को देखिएगा और आप भी प्रभावित होना है। और देखो
ये जो चीज़ें हैं ना, इसी तरीके से अगर आपको लिखनी है ना, तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे, 100 में से 100 आ जाएंगे। अपना टारगेट बिल्कुल कम मत करिएगा। इसके बाद आगे देखो हम पढ़ेंगे कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में हुई और उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। उन्होंने वकील बंधुओं से चित्रकारी में प्रशिक्षण लिया था। शमशेर बहादुर सिंह बिंबधर्मी कवि हैं। एक एक पॉइंट ध्यान रखना, यहाँ से छोटे प्रश्न भी बन सकते हैं। और उनकी कविताओं में प्रकृति, प्रेम, जीवन, मृत्यु आदि विषयों को बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। और देखेंगे उनकी कविताओं में प्रयोग धर्मिता भी देखने को मिलती है। इसके बाद में देखो उन्होंने नई कविता के प्रयोगों को आगे बढ़ाया था। तो प्रश्न बना था ना कि ये किस युग के कवि माने जाते हैं, तो ये प्रयोगवादी कवि माने जाते हैं। शमशेर बहादुर सिंह की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, तो इनकी रचना है कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चूका भी नहीं हूं मैं और इतने पास अपने। और देखो और रचना है इनकी और इनकी रचना है अब देखो बात बोलेगी काल तुझसे होड़ है मेरी, ये इनकी रचनाएं हो गई। अब शमशेर बहादुर सिंह की कविताओं की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है देख लेते हैं। इनकी कविताओं में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। तो देखो एक तो बिंबात्मकता है, बिंबों का प्रयोग करते हैं। एक प्रयोग धर्मी कवि हैं, नए नए प्रयोग किए इन्होंने कविता में। कविता को सिल के समान बताया है, काली सिल को जैसे केसर से धोना हुआ बताया है, और स्लेट पर जैसे खड़िया मल दी गई हो, जल में झिलमिलाती देह हो। तो ऐसे नए नए प्रयोग इन्होंने कविता में किए हैं। सामाजिक चेतना मतलब प्रकृति के प्रति हमें सजग रहना है। और भी इनकी बाकी जो कविताएं पढ़ेंगे तो उसमें सामाजिक चेतना का संदेश दिया हुआ है और मानवीय मूल्यों की अभिव्यक्ति भी इसमें की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसी प्रश्न को हम कंटिन्यू करें। अभी ये इनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व चल रहा है। तो शमशेर बहादुर सिंह को उनकी कविता चूका भी नहीं हूं मैं के लिए 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शमशेर बहादुर सिंह एक सच्चे प्रगतिशील कवि हैं। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक बुराइयों का विरोध किया है और उनकी कविताएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि उनके समय में थी। तो इनका मूल्य आज भी बना हुआ है। शमशेर बहादुर सिंह का व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक था। वे एक विद्वान, प्रगतिशील और प्रयोगधर्मी कवि थे। वे एक अच्छे चित्रकार भी थे और शमशेर बहादुर सिंह का निधन 1993 में हुआ। तो ये हमने पढ़ा कवि शमशेर बहादुर सिंह के बारे में। एक और प्रश्न बनता है जो हर कविता से आपको याद करना चाहिए, क्योंकि वो हर कविता से इसी प्रकार का प्रश्न बन सकता है। क्या प्रश्न है कि उषा कविता का प्रतिपाद्य क्या है, मुख्य बात क्या इसमें कहना चाहते हैं। जैसे हमने बाकी कविताओं में भी पढ़ी है, तो इसका मुख्य प्रतिपाद्य क्या है। सूर्योदय से पूर्व के झुटपुटे में हल्का कालापन लिए हुए नीले नभ पर उषा की हल्की लालिमा की झलक पड़ने से जो एक सुंदर प्राकृतिक दृश्य पैदा हो रहा है, उसका सजीव चित्रण ही उषा कविता का प्रतिपाद्य है। तो प्राकृतिक सौंदर्य कहने का मतलब जो प्राकृतिक सौंदर्य है सूर्योदय से पहले का, वो दिखाने का प्रयास कवि ने यहाँ पे किया है। कवि ने इसे विभिन्न उपमानों जो अपेक्षाकृत नए हैं, क्योंकि ऐसे उपमान पहले किसी कवि ने प्रयोग नहीं किए थे, इसलिए इसे प्रयोगवादी कवि कहते हैं, तथा तरह तरह के बिंबों के द्वारा व्यक्त किया है। तो इसमें बिंबात्मकता का प्रयोग भी इनकी कविताओं में हुआ है। अगला क्वेश्चन एक और है कि भोर का प्राकृतिक सौंदर्य सूर्योदय होने पर क्यों मिट जाता है। इसे कवि ने कहा है कि ऐसा जैसे जादू टूटा, जादू टूटने जैसा कहा है, जादू समाप्त होने जैसा कहा है। क्यों कहा है ऐसा। तो देखो सूर्योदय होने पर प्रकाश बढ़ जाता है और इससे झुटपुटे के अंधेरे के साथ उषा की लालिमा के मेल से बना रंग बिरंगा जो दृश्य था वो भी समाप्त हो जाता है और प्राकृतिक सौंदर्य समाप्त हो जाता है। तो इसलिए इसे जादू टूटना बताया है कवि ने। और नेक्स्ट प्रश्न है, उषा शीर्षक कविता से कवि ने क्या व्यंजना की है। मतलब इस कविता से बच्चों जैसे जैसे प्रश्न बन सकते हैं वो सारे हमने ले लिए हैं, और इससे अगर बाहर जाता भी है ना कोई, तो वो इसी से रिलेटेड होगा, इसलिए आप उसे कर लोगे। वैसे जाएगा नहीं, इसी में से आपको एक न एक निश्चित रूप से मिल जाएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या चाहे बड़ा प्रश्न हो। अब देखो क्या है, तो इस कविता में व्यंजना की क्या की गई, मतलब क्या व्याख्या की गई है, क्या वर्णन किया गया है, क्या चीज बताई गई। व्यंजना का मतलब ये होता है, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, तो आप लोग आसानी से इसे समझ पाओगे। तो उषा कविता से कवि ने यह व्यंजना की है कि सूर्योदय के तेज प्रकाश के समान जीवन में प्रगतिशील और जीवंतता रखना आवश्यक है। सूर्योदय से आत्मोन्नति और प्रगति का संदेश अपनाना चाहिए कि हर काली नीली निराशा के पश्चात प्रकाश युक्त आशा का उदय होता है।
तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। और जादू टूटता है, एक और प्रश्न देख लेते हैं कि जादू टूटता है इस उषा का अब जब सूर्योदय हो रहा है। और उषा कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में जादू टूटता है का आशय क्या है? तो वही बात है जो हमने पहले कहा कि जो एक दृश्य चल रहा था, जो प्राकृतिक सौंदर्य चल रहा था, अलग अलग पल पल परिवर्तित होते हुए दृश्य जो कवि के मन में जो है वो कल्पना के माध्यम से कवि के मन में आ रहे थे, तो जैसे ही प्रकाश हुआ, सूर्योदय हुआ, वो सारे दृश्य टूट जाते हैं, सारे दृश्य समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि अब पूरी तरह से प्रकाश फैल चुका है आसमान में। तो इसी को ही कवि ने क्या कहा है? जादू टूटना कहा है। तो देखो, भौर होते ही आकाश में कुछ कुछ लालिमा फैलने लगती है, फिर नीले आकाश में सूर्य का गोर झिलमिलाता हुआ तेज प्रकाश से युक्त शरीर या बिंब चमकने लगता है। इससे उषा का जो प्राकृतिक सौंदर्य होता है वो समाप्त हो जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे अब उसका जादू टूट गया है। जो एक आसमान में जादू चल रहा था, वो जादू जो है वो टूट गया है। तो ये थे अपना आज की जो क्लास, और इसमें अपने हिंदी का ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। क्योंकि अभी आप लोगों ने जब कहा था कि सर चैप्टर वाइज चलिए, तो एक एक चैप्टर लेकर के चल रहे हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक बार चैप्टर जब कवर हो गया ना, तो आपको अलग से भी इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कुल सारा पढ़ लिया। आप देखो, इससे बार क्या पढ़ोगे आप? जितनी मतलब यहाँ से प्रश्न बन सकते हो, हम पूरे के पूरे कर रहे हैं, और इसी तरीके से हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, कंप्लीट आपका करा देंगे। और मैं बता दूं कि जो कुछ नए बच्चे अगर मान लो जुड़े हैं, तो ये जो अपनी क्लासों का शेड्यूल रहता है और इसकी पीडीएफ और ये कंप्लीट वीडियो जो है बच्चों, ये अपने ऐप में मिलेगा। एजुकेशन राइज नाम से अपना ऐप है, और ये एजुकेशन राइज का ऐप का लिंक बच्चों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहाँ पे सारे कोर्सेज दिए हुए हैं। हिंदी के ये 2000 प्रश्नों की सीरीज आपको मिलेगी, वहीं पर आपको मिलेगी कंप्लीट, जिसमें ये जो पीडीएफ मतलब जो हम जो पढ़ रहे हैं चैप्टर वाइज और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, और वो सारी वहाँ पे मिलेगी, और साथ ही साथ उसका वीडियो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। हिंदी साहित्य में भी ऐसे हम लेकर के चल रहे हैं 2000 प्रश्नों की सीरीज, वो भी आपको मिल जाएगी। बाकी जो सब्जेक्ट है अपने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इंग्लिश, वो सारे वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ओनली पीडीएफ अगर चाहिए तो आपको बच्चों मिल जाएगी। पीडीएफ केवल 11 रुपये में हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। कंप्लीट कोर्स अगर आपको चाहिए तो ओनली 99 रुपये में हम अवेलेबल करा रहे हैं। इस कंप्लीट कोर्स में पीडीएफ है, वीडियोस हैं, नोट्स हैं, और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, क्वेश्चन आंसर्स है, एमसीक्यूज है, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है। और इसके अलावा हमारी जो टेस्ट सीरीज है बच्चों, टेस्ट सीरीज ओनली 11 रुपये में, 11 रुपये में टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि जब आप टेस्ट देते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, और जब आप टेस्ट सबमिट करते हैं तो आपको तुरंत आपका रिजल्ट मिलेगा। उसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि कितने क्वेश्चंस आपने अटेंड किए, कितने राइट हुए, कितने गलत हुए, आपके रैंक क्या है, आपसे आगे कितने बच्चे हैं, और आप इसे अपनी इम्प्रूव जो प्रिपरेशन है, तैयारी है, उसे और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ें रहती है। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है हमारा बच्चों 9079622989। इस नंबर पे आप मैसेज करोगे, व्हाट्सएप मैसेज, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ऐप का लिंक मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, कोर्सेज, प्लेलिस्ट, सभी के लिंक आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।